नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और यहाँ पर जो है आज से क्लासेस स्टार्ट की जा रही हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान को लेकर के, जिसमें आने वाले एग्ज़ाम जो कि हमारे होंगे जैसे कि पटवारी, MP पुलिस, MPPS, ये सभी एग्ज़ाम के लिए ये जो वीडियोस हमारे द्वारा YouTube चैनल पर डाली जा रही हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए यूटिलाइज होंगी। आज हम जो है शुरुआत कर रहे हैं मध्य प्रदेश के पहले टॉपिक की, जिसका नाम है मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, जिसमें हम लोग देखेंगे कि मध्य प्रदेश के जो भी एस्पेक्टेड हैं उसमें कि किस किस डायरेक्शन में हमको पढ़ना है, क्या क्या अप्रोच रहेगी पढ़ने की, तो उसके बारे में हम आज जानेंगे मध्य प्रदेश में क्या क्या चीज़ें हैं। और उसके बाद में फिर इसके बाद जो अपने नए टॉपिक आते चलेंगे उनका वीडियो जो है हम जो है आपको अपने चैनल पर जो है प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जिसका नाम है मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। दोस्तों, इसमें हमें जानना होता है कि मध्य प्रदेश के बारे में कुछ चीज़ें हैं, उनके बारे में हम लोग जानेंगे और समझेंगे उनको। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मध्य प्रदेश की जो स्थापना हुई है वो अपनी 1 नवंबर 1956 को हुई है। मध्य प्रदेश का पुराना नाम दोस्तों सेंट्रल प्रोविंशियंसी एंड बरार बुक्स में हमें मिलता है। आखिर ये नाम क्यों पड़ा हुआ है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे जब मध्य प्रदेश के गठन की हम जब चर्चा करेंगे, तब इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि आप लोगों को सभी को मालूम होगा कि मध्य प्रदेश के अलग अलग नाम हमें देखने के लिए मिलते हैं। हृदय प्रदेश, नदियों का मायका, जनजातीय प्रदेश, टाइगर स्टेट, सोया स्टेट, है ना, कई सारे नाम हमें क्या बोलते हैं देखने के लिए मिलते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है टाइगर की संख्या अधिक होने के कारण टाइगर स्टेट है। जनजाति हमारे मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, काफ़ी मात्रा में पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश में नदियां तो भर भर के दी गई हैं, तो इसलिए इसको नदियों का मायका भी बोला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश की वास्तविक स्थिति है वो एक्चुअल में है क्या चीज़। माने मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपसे, जैसे वर्तमान कंडीशन में हम जो मध्य प्रदेश देख रहे हैं और एक हम हिस्ट्री यानी कि इतिहास जब पढ़ते हैं तो हम कई सारी चीज़ों को देखते हैं, है ना। आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत, प्रागैतिहासिक आदि चीज़ों को देखते हैं, तो उनके हिसाब से भी तो मध्य प्रदेश की कहीं ना कहीं कोई स्थिति रही होगी ना। तो उन्हीं चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं एक सीक्वेंस में देखेंगे। जैसे कि देखिए अभी हम जो बात करेंगे वो बेटा बात करेंगे किसकी, जैसे प्रागैतिहासिक काल हो जाएगा अपना। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी। ठीक, उसके बाद में वैदिक काल जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद रहेगा, तो वैदिक काल में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति रही है ना। तो इस प्रकार से इनका क्या होता है जो है क्रम आगे बढ़ता रहता है और कहाँ तक चलेगा, वर्तमान स्थिति तक। ओके, तो अभी हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल की। माने प्रागैतिहासिक काल में मध्य प्रदेश की क्या कंडीशन थी। देखिए बेटा, प्रागैतिहासिक काल में मध्य प्रदेश की स्थिति कुछ इस तरीके से थी कि रायसेन में जो हमें भीमबेटका देखने के लिए मिलती हैं वो प्रागैतिहासिक काल की हैं, यानी कि बहुत ही प्राचीन है। आदिवासियों के द्वारा यहाँ पर चित्र बनाए गए हैं, है ना, भीमबेटका में। और इनकी जो खोज हुई है बेटा वो 1957 और 58 में हुई है। किसके द्वारा हुई है, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर के द्वारा। एक अगला कॉन्सेप्ट आपके लिए आएगा प्रथम मानव के साक्ष्य, यानी कि मध्य प्रदेश में जो मानव के साक्ष्य मिले हुए हैं वो पहली बार कहाँ पर मिले हुए थे। तो आप लोगों को वो चीज़ें कहाँ देखने के लिए मिलती हैं बेटा, देखिए ये जो है अपने सीहोर में जगह पड़ती है हथनोरा के नाम से। यहाँ क्या होता है, ये चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं। इनकी जो खोज हुई थी वो 5 दिसंबर 1982 को हुई थी। किसके द्वारा हुई थी, डॉक्टर अरुण कुमार सोनातिया के द्वारा। ठीक,
चलिए पॉइंट आपने जान लिए। अब चलिए बात करते हैं इनकी स्थिति किस आधार पर, लोकेशन के आधार पर। क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर आपको कुछ पढ़ना है, कुछ समझ करके चलना है, तो जब तक आप मैप नहीं बना लेते हो तो वो चीज़ आपकी कंप्लीट नहीं है। जैसे कि हमने बात की प्रागैतिहासिक काल की। प्रागैतिहासिक काल का हमें देखने के लिए क्या मिल रहा है, भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ पर है, रायसेन में। तो पहले हम देखेंगे रायसेन कहाँ पड़ता है बेटा, भोपाल के पास में। यहाँ पड़ जाएगा अपना क्या, रायसेन। यहाँ हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ हमें देखने के लिए मिल रहा है भीमबेटका। भीमबेटका कब खोज हुई है इनकी, 1957 to 58। किसके द्वारा की गई है, तो आप लोगों के सामने नाम दिया था विष्णु श्रीधर बांकड़कर के द्वारा, है कि नहीं। तो विष्णु श्रीधर बांकड़कर के द्वारा ये खोज हुई है। अच्छा, अगली चीज़ जो मैंने आप लोगों को बताई थी अभी कि माने मानव के जो साक्ष्य मिले हुए थे, तो वो कहाँ मिल रहे हैं हमको, सीहोर में। सीहोर के कहाँ पर मिल रहे हैं, हथनोरा में। तो यहाँ भी हम वही कार्य करेंगे कि यहाँ हम देखते हैं सीहोर कहाँ पड़ जाएगा, रायसेन इधर है, तो इधर अपना भोपाल रहेगा और इधर अपना क्या हो जाएगा, सीहोर पड़ जाएगा। तो इस वाले बेल्ट में बेटा अपने को क्या मिलता है, प्रथम मानव साक्ष्य। ठीक है। देखिए अभी कई सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, उनकी तैयारी में आप लग जाइए। और हमारे द्वारा भी एक प्रयास किया गया है और हम भी आपको एक ऐसा प्रयास करेंगे, ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे आपके लिए जो एग्ज़ाम में आपको क्या करवाएगा, आपकी रैंकिंग में सुधार करवाएगा। तो चूँकि अपन लोगों ने क्या बात की अभी, प्रागैतिहासिक काल के बारे में। इसके बाद हम लोगों ने बात की प्रथम मानव के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं। चलिए अब प्रागैतिहासिक काल के बाद में कहाँ जाएंगे, वैदिक काल में, है ना। तो वैदिक काल में देखेंगे बेटा मध्य प्रदेश की क्या स्थिति रही है। आप लोगों के सामने लिखा हुआ है क्या, वैदिक काल। ठीक, वैदिक काल में आप लोग देख रहे हैं कि दक्षिणापथ और रेवोत्तर, दक्षिणापथ और रेवोत्तर की स्थिति में मध्य प्रदेश रहा है। इनका वर्णन मिलता है 6वीं शताब्दी आती है फिर, यानी कि 1st सेंचुरी, ऐसी 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th में आकर के मध्य प्रदेश की क्या स्थिति रही है। तो आपको 2 ग्रंथ मिलते हैं, क्या, अंगोत्तर निकाय और भगवती सूत्र। ठीक है। चूँकि आप लोगों को पता है कि 2 नाम हमें देखने के लिए मिलते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं आपसे अक्सर। पहला नाम हो जाएगा बेटा अंगोत्तर निकाय और दूसरा हो जाएगा भगवती सूत्र। अच्छा, आप लोगों को ये चीज़ मालूम है, क्या मालूम है कि पूरे भारत को कितनी महाजनपदों में बांटा गया था, 16 महाजनपदों में। 16 महाजनपदों में बांटा गया था, है कि नहीं। इनमें से बेटा 2 जनपद, कौन सी, अवंती महाजनपद और उज्जैनी महाजनपद। ये मध्य प्रदेश की स्थिति है। ठीक है। कब, 6वीं शताब्दी में, जब ये चल रहे थे, कौन, अंगोत्तर निकाय, भगवती सूत्र। इनमें वर्णन मिलता है मध्य प्रदेश का, किस आधार पर, 2 चीज़ों पर, अवंती और उज्जैन। ठीक है। तो इसके आगे की जो चर्चा रहेगी धीरे धीरे, मध्य प्रदेश का कितना गठन हुआ, पार्ट ए, बी, सी, कई सारी चीज़ें हैं उसमें, उसके लिए हम एक अलग से वीडियो आएगा। इसके बाद में अगला पॉइंट आएगा आपके लिए मध्य प्रदेश के बारे में, लैंड लॉक। इसका मतलब क्या है लैंड लॉक का, यानी कि जब कोई भी स्टेट समुद्र की सीमा से ना लगता हो तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, लैंड लॉक, है कि नहीं। देखिए जो अभी का जो हमारा कॉन्सेप्ट है लैंड लॉक्ड वाला, है कि नहीं, यानी कि स्थलबद्ध मध्य प्रदेश की जो ये कंडीशन है उसको समझते हैं भारत के नक्शे के द्वारा। ये जो आप लोगों को दिख रहा है भारत का नक्शा है, इसके अंदर मध्य प्रदेश है। अब आप ये खुद देखिए कि क्या मध्य प्रदेश समुद्र की सीमा से लग रहा है, नहीं लग रहा। क्या भारत की सीमा से टच में आ रहा है, नहीं लग रहा, है ना। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना लैंड लॉक। ठीक।
लैंड लॉक्ड का कॉन्सेप्ट ही यही होता है कि नहीं। अब इसके बाद अपन बात करते हैं कि नदियों का मायका क्यों बोला जा रहा है, तो उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि मध्य प्रदेश में कई सारी नदियाँ होती हैं, तो इसीलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका बोल दिया जाता है। प्रमुख नदियाँ हो जाएगी जैसे कि नर्मदा हो जाएगी, सोन हो जाएगी, ताप्ती हो जाएंगी, तो कई नदियाँ आपके सामने आएंगी। उनका जब हम लोग चैप्टर के द्वारा अध्ययन करेंगे तब जो है बात उसके बारे में की जाएगी। तो अभी हम बात करेंगे किसके बारे में, मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में, यानी कि मध्य प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है भारत में, है ना। जो अभी हमने मैप बनाया था भारत का, उसमें आप देख रहे थे कि मध्य प्रदेश किस जगह पर लोकेटेड है। तो इसको चिन्हित करने के लिए हमारे द्वारा क्या किया गया है, कुछ डाटा इंटर किया जाता है। आइए उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले आप लोग देखिए कि मध्य प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है उसमें आपको बुक्स में पढ़ने के लिए क्या मिलता है, लगभग आयताकार आकार का है मध्य प्रदेश। अगला पॉइंट आपको मिल जाएगा पूरब से लेकर के पश्चिम तक 870 किलोमीटर है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक 605 किलोमीटर है। उत्तर की सीमा चंबल नदी की निर्धारित करती है, दक्षिण की सीमा ताप्ती नदी निर्धारित करती है, पूर्वी सीमा मैकाल पर्वत श्रेणी निर्धारित करती है, पश्चिमी सीमा राजपीपला श्रेणी निर्धारित करती है। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको बाय मैप के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए समझते हैं इसको, है ना। मध्य प्रदेश के बारे में आमतौर पर आपको ये जानकारी होगी, है ना, कि कौन सी जगह क्या चीज़ स्थित है। चलिए, तो इसका जो अपन आकार मान लेते हैं, लगभग क्या मान लेते हैं, एक आयताकार आकार का है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश की पूरब से लेकर के पश्चिम तक, ठीक है, कितना किलोमीटर बेटा ये, 870 किलोमीटर, ठीक। इसके बाद में अगर बात की जाए किसकी, उत्तर से लेकर के दक्षिण की, तो क्या स्थिति रहेगी इसकी, तो अपना ये रहेगा 605 किलोमीटर, है ना। यहीं पर एक चीज़ और हम लोग देख लेते हैं, सबसे पूर्वी जिला जो कि क्या है, सिंगरौली, कहाँ पर स्थित है, इस वाले फील्ड में। इधर अगर बात कर ली जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, इधर वाले सेक्टर में अलीराजपुर, ये मध्य प्रदेश का कौन सा हो जाएगा, पश्चिमी जिला। अगर बात की जाए मध्य प्रदेश का उत्तरी जिला कौन सा है, तो हम लोग बोल सकते हैं मुरैना, ठीक। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश का दक्षिणतम जिला कौन सा है, तो उसका क्या आंसर करेंगे आप लोग, बुरहानपुर, ठीक है। तो इतना समझ लिया आप लोगों ने कि मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति कितनी है, यानी कि उसकी लंबाई पूरब से पश्चिम 870 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण 605 किलोमीटर, और इसी के साथ मैंने आपको बताया कि पूर्वी जिला सिंगरौली, पश्चिमी जिला अपना अलीराजपुर, और उत्तर का जिला मुरैना हो जाएगा, दक्षिण का जिला क्या हो जाएगा, बुरहानपुर। यहीं आप लोगों ने एक चीज़ और देखी थी कि सीमाएं का निर्धारण, क्योंकि सीमाओं का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, नदियों के द्वारा। तो मध्य प्रदेश में भी नदियों की स्थिति कुछ कुछ ऐसी ही है। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहली नदी आप लोगों ने देखी कौन सी, चंबल नदी। एक रैंडमली व्यू ले लेते हैं, ऐसा मत समझना कि आप इसकी वास्तविक स्थिति यही है। तो चंबल का अपवाद क्षेत्र आप देखेंगे तो कहाँ पड़ जाएगा, इस सेक्टर में पड़ जाएगा चंबल नदी का, ठीक। तो अभी आप लोग यहाँ देख रहे हैं चंबल नदी किसका निर्धारण कर रही है, उत्तर की सीमा का। बात की है दक्षिण नदी की, तो दक्षिण नदी का आपको पता ही है कि
ये जो है किधर बहती है, इस वाले सेक्टर में। यहाँ अपना सतपुड़ा श्रेणी आ जाएगी, फिर नर्मदा नदी आ जाएगी, तो दक्षिण सीमा ताप्ती नदी के द्वारा। ठीक, इसके बाद में जो पूर्वी बात की जाए पूर्वी की, तो कौन सा हो जाएगा, देखिए पूर्वी मैकाल पर्वत श्रेणी, पश्चिमी राजपीपला निर्धारण कर रही है श्रेणियाँ हैं ये। और किसकी श्रेणियाँ हैं, किसका भाग है ये, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के। तो इनको अपन डिफाइन कर देंगे। मैकाल पर्वत श्रेणी जो है कुछ इस साइड से पाई जा रही है, और राजपीपला तो अपना इस वाले सेक्टर में रहेगा ही। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। मध्य प्रदेश में आप लोगों को कई सारे केंद्र बिंदु देखने के लिए मिल जाते हैं। आइए चर्चा करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि पृथ्वी का केंद्र बिंदु मध्य प्रदेश के अंदर। फिर आप लोगों के सामने आएगा अखंड भारत का केंद्र बिंदु, अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु, वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु, मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु। इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। आप लोगों ने नाम सुना होगा मंगलनाथ मंदिर उज्जैन का, जो वास्तव में क्या है, आवाज़ बंद कर ले। पृथ्वी का केंद्र बिंदु मंगलनाथ मंदिर, जो कहाँ पर सिचुएटेड है, उज्जैन में। आप लोग शायद कुछ लोग देख भी आए होंगे। अखंड भारत का केंद्र बिंदु वैशाली के बैतूल में है। अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु, अविभाजित भारत का मतलब समझ रहे हो आप, यानी कि भारत को डिवाइड नहीं किया गया था, तो ये करौंदी कटनी में पड़ता है। वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु, वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु विदिशा जिले में पड़ता है। और इसके बाद में मध्य प्रदेश का जो केंद्र बिंदु है प्रॉपर, वो सागर में पड़ता है। तो सिंपल सी बात है, देखो इनको याद तो आप करते रहोगे, बट याद करने से होगा ये कि आप जो है इनको बहुत जल्दी भूल जाओगे। तो इसकी ट्रिक क्या है, सिंपल सी बात है कि आप एक बढ़िया शानदार सा मैप बनाइए और इनको क्या कीजिए, उनमें इनपुट कर दीजिए। तो जब आप एक बार अपने हाथ से किसी भी मैप को बना लेते हो, तो वो चीज़ें क्या हो जाती हैं बेटा, आपके लिए आसान हो जाती हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इनके मैप के द्वारा बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, चूँकि भारत की जो पहले स्थिति थी वो एक अखंड भारत के तौर पर थी। तो अखंड भारत का केंद्र बिंदु कहाँ पर था बेटा, बैतूल में। बैतूल में क्या था, अखंड भारत का केंद्र बिंदु। ठीक, उज्जैन जो पड़ता है इसमें क्या है बेटा, पृथ्वी का केंद्र बिंदु है, जिसको किस नाम से जाना जा रहा है, कौन सा मंदिर है यहाँ पर, मंगलनाथ का मंदिर है, धार्मिक स्थल है। आप लोग जाइएगा और यहाँ पर दर्शन करके आइएगा। बात किया किसकी, कटनी की। ये अपना जो है अविभाजित मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु है। ठीक है, सागर की अगर बात की जाती है तो यहाँ हमें मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु देखने के लिए मिलता है। और अगर विदिशा बात कर ली जाए, विदिशा जिले की अगर बात कर ली जाए, तो वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु ये अपना हो जाएगा। तो आप लोगों के सामने 2, 3, 4, 5 ज़िले जो है आपके सामने निकल करके आ रहे हैं, और 5 केंद्र आपके सामने हैं। तो इनको आप मैप के द्वारा ही कंप्लीट करना, अदरवाइज़ आप जो है इनको बार बार भूल जाओगे। बात करेंगे मध्य प्रदेश के अक्षांशीय स्थिति के बारे में। क्योंकि आप लोगों को पता है कि विश्व में, इस पृथ्वी पर कहीं पर भी हमें जाना हो, किसी भी चीज़ को बताना हो, किसी भी चीज़ को लोकेट करना हो, तो किसके माध्यम से किया जाता है, अक्षांश और देशांतरीय स्थितियों के द्वारा। अक्षांश और देशांतरीय स्थितियों से मतलब क्या है, ये पूरी क्या है, पृथ्वी है। ठीक, इनको क्या किया गया है, हमारे द्वारा रेखाएं खींची गई हैं इनके द्वारा। ठीक है, कई सारी रेखाएं खींच दी गई हैं, अक्षांशीय देशांतरीय रेखाएं क्रॉस करती हैं, है ना। तो इससे क्या होता है कि हम बता पाते हैं कि हमारी एक्चुअल सिचुएशन
पृथ्वी पर क्या है। तो उसी सिचुएशन के बारे में हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश को लेकर के। तो मध्य प्रदेश की भी अक्षांशरीय और देशांतरीय स्थिति हमें देखने के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता है पृथ्वी को 2 भागों में बांटा गया है। ये हो जाएगा कौन सा, उत्तरी ध्रुव, ठीक है, और ये हो जाएगा अपना कौन सा, दक्षिणी ध्रुव। ठीक, ये कौन सी दिशा हो जाएगी, पूरब, और ये कौन सी हो जाएगी, पश्चिम। इन्हीं के आधार पर हम क्या करेंगे, अक्षांश और देशांतर का निर्धारण करेंगे। ठीक है, इस वाले पार्ट को, ऊपर वाले पार्ट को उत्तरी ध्रुव बोल दिया गया है और नीचे वाले पार्ट को दक्षिणी ध्रुव में। अब हम अपनी स्थिति देखेंगे कि मध्य प्रदेश की स्थिति जो है कहाँ पर है, उत्तरी ध्रुव में है या फिर दक्षिणी ध्रुव में है। ठीक है, चलिए आप लोग देख रहे होंगे कि जब हम बात करेंगे किसकी, अक्षांश देशांतर स्थिति की मध्य प्रदेश को लेकर के, तो इनका क्या क्रम रखा गया है, दक्षिण से शुरुआत करेंगे। इसकी पॉइंट आपके सामने आएगा 21.6 मिनट, इसको बोल देंगे 21/6 उत्तरी अक्षांश। तो यहाँ से आपको इतना तो समझ में आ गया कि कहाँ पर हैं हम लोग, उत्तरी अक्षांश पर, यानी कि डेफिनेटली हम लोग कहाँ पर स्थित हैं, इस वाले पार्ट में कहीं ना कहीं हम लोग क्या हैं, स्थित हैं। इतना तो तय हो गया है। आगे की कहानी किसके आधार पर तय की जाएगी, इन आंकड़ों के आधार पर तय की जाएगी। जहाँ ये लाइनें क्रॉस कर जाएंगी वहाँ हमारे मध्य प्रदेश की क्या होगी, स्थिति होगी। हमारे मोबाइल के अंदर जो GPS डले हुए हैं वो इसी तरीके से कार्य करते हैं। तो मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है, 21/6 उत्तरी ध्रुव, 26-30 उत्तरी अक्षांश। ठीक है, उसके बाद में पूरब और पश्चिम को लेंगे तो 74-9 पूर्वी देशांतर और 82-48 पूर्वी देशांतर। ठीक है, इसके साथ में ज़िले में हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं, मुरैना, बुरहानपुर, अलीराजपुर, सिंगरौली। तो कुल मिलाकर के ये है कि मध्य प्रदेश की अक्षांशरीय स्थिति आपके सामने है। अब इसको आप चाहें तो मैप के द्वारा भी देख सकते हैं। अच्छा, मैप के द्वारा जब हमें देखना होगा तो कैसे देखेंगे, चलिए पहले एक मैप बनाएंगे MP का। ठीक है, अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति देखना है, पूर्वी और पश्चिमी स्थिति देखना है कि नहीं। सीधी सीधी लाइन खींचते हैं, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 21.6, 26-30, 74-9, 82-48। ठीक है, ये अपने मध्य प्रदेश की क्या हो जाएगी, भौगोलिक स्थिति के आधार पर, माने अक्षांश और देशांतर का जो डाटा आप लोग फिल करेंगे इसमें, उसके आधार पर ये हो जाएगा। इस प्रकार से आपके सामने क्लियर हो गया था। हम लोगों ने भी मानक अक्षांशरीय और देशांतरीय स्थिति के बारे में बात की। अच्छा, अभी आप लोग बात करेंगे वही सेम चीज़, कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था क्या, कि जो पृथ्वी है उसको हमने क्या किया है, 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है ना। 2 पार्ट में क्या किया है, डिवाइड। जो पृथ्वी है उसको हमने क्या किया है, 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। इस वाले पार्ट को डिवाइड किया हुआ है। बेसिकली इसको क्या बोलेंगे, विषुवत रेखा। ठीक, विषुवत रेखा इसको बोल दिया जाता है। उसके बाद में इसमें एक लाइन और रहेगी नीचे और एक रहेगी बेटा ऊपर। इसको क्या बोल देंगे, ऊपर वाली लाइन को कर्क रेखा।
क्या, कर्क रेखा, और नीचे वाले को मकर रेखा। अच्छा, आप लोगों को अभी मैंने बताया था ना कि मध्य प्रदेश की स्थिति कहाँ पर है, पृथ्वी है। अच्छा, आप लोगों को मैंने भी बताया था ना कि हमारी जो पूरी पृथ्वी है उसको हमने क्या किया है, 2 पार्ट में डिवाइड किया है। कितने में, 2 पार्ट में। किस आधार पर, एक विषुवत रेखा डाल दी गई है। जैसे एप्पल को अगर हम लोग बीच से काट दें तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। नीचे का हो जाएगा एक ध्रुव और एक ध्रुव ऊपर का हो जाएगा, ठीक है। ऊपर को क्या बोल देंगे, उत्तरी ध्रुव, नीचे वाले को दक्षिणी ध्रुव। सिंपल। आप लोग एक लाइन देख पा रहे हैं गूगल के अर्थ पर, तो इसमें आप लोग देखेंगे ये है विषुवत रेखा। ये क्या करती है, 2 पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक। इसके बाद में 2 रेखाएं और होती हैं, एक ऊपर वाली साइड में और रहेगी, एक नीचे वाली साइड में रहेगी। तो विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। अच्छा, आप लोगों ने भी देखा था कि मध्य प्रदेश की स्थिति कौन से ध्रुव में थी बेटा, उत्तरी ध्रुव में या दक्षिणी ध्रुव में? सिंपल सी बात है, उत्तरी ध्रुव में थी। तो यानी कि हमें किस रेखा से जाना इफेक्ट पड़ेगा, कर्क रेखा या मकर रेखा? सिंपल है, कर्क रेखा से। तो मध्य प्रदेश से संबंधित कर्क रेखा का क्या कॉन्सेप्ट है, आइए बात करते हैं उसके बारे में, ठीक है। देखिए, अब जो कर्क रेखा है, अभी मैंने आपसे बोला विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, और मध्य प्रदेश से कौन सी निकल रही है, कर्क रेखा। बेटा, कर्क रेखा के बारे में भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, और वो फैक्ट क्या है कि कर्क रेखा भी मध्य प्रदेश को 2 भागों में बांट रही है, ठीक है। अब फिर इसके बाद में मध्य प्रदेश के रेफरेंस में हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, चलिए बात करते हैं उसके बारे में। तो मध्य प्रदेश में हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश के कौन से ज़िले से ये होकर के गुजरती है, ठीक है। तो कर्क रेखा के बारे में सिंपल 3 चीज़ें आप लोग याद रखें। पहली चीज़ कौन सी, देखिए, ये एक तो 14 जिलों से गुजरती है, ठीक। 2 भागों में ये विभाजित कर देती है मध्य प्रदेश को, ठीक है। इतना याद रखेंगे आप लोग। अब इसके आगे बात की जाएगी कौन से ज़िले से होकर के ये गुजरती है। तो बेटा, इसमें पहला जिला हो जाएगा कौन सा, रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, सीहोर, राजगढ़, भोपाल, रायसेन, विदिशा, सागर, जबलपुर, दमोह, कटनी, उमरिया, शहडोल। कुल मिलाकर के 14 जिलों से हम लोगों ने क्या कर दी, कर्क रेखा को क्रॉस करवा दिया, और इसने क्या कर दिया, मध्य प्रदेश को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। क्लियर है। अच्छा, हम लोगों ने भी बात की मध्य प्रदेश में कर्क रेखा को लेकर के पूरी पृथ्वी को हम लोगों ने क्या किया, 2 पार्ट में डिवाइड किया। पूरी पृथ्वी को हम लोगों ने भी क्या किया, 2 पार्ट में डिवाइड किया, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, जिसमें से 2 रेखाएं निकाली थी हम लोगों ने, कर्क रेखा, मकर रेखा, और जो बीच में थी वो विषुवत रेखा थी, ठीक है। कर्क रेखा को हम लोगों ने मध्य प्रदेश के रेफरेंस में भी पढ़ लिया है, ठीक। अच्छा, हम लोगों ने स्थिति तो डिसाइड कर ली कि अगर किसी चीज़ की स्थिति बतानी हो तो कैसे बताएंगे, कर्क रेखा भी देख लिया, मकर रेखा के बारे में भी अध्ययन कर लिया। टाइम जो हम लोग देखते हैं उसको किस तरीके से आधार पर लिया जाता है, और मध्य प्रदेश में उससे संबंधित जुड़ी हुई क्या चीज़ है उसके बारे में बात करेंगे। देख पा रहे होंगे आप लोग, भारत की मानक समय रेखा कितने डिग्री पर निकलती है, आप सभी को मालूम होगा, 82 मिनट 30 सेकंड की रेखा पर निकलती है। इसके लिए पता है मध्य प्रदेश में सबसे अच्छा एक पॉइंट पाया जाता है कि ये मध्य प्रदेश से भी निकलती है। अब आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बेटा कि मध्य प्रदेश के किस जिले से होकर के गुजर रही है, तो आप लोगों का सिंपल सा आंसर होना चाहिए कि ये निकल रही है सिंगरौली से, ठीक है। कितने से निकल रही है ये, 82 सही 1/2, या आप लिख सकते हो 82 मिनट और 82 मिनट का पॉइंट लगेगा और 30 सेकेंड, ठीक है। अच्छा, अभी आप लोग देखोगे कि कितने टाइम जोन होते हैं, उसके आधार पर आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने के लिए मिलेगा कि मध्य प्रदेश के अगर आप सिंगरौली ज़िले में हो और वहाँ से अगर आप अलीराजपुर पहुँचते हो
तो आपको 34 मिनट का डिफरेंस मिलेगा। यानी कि यहाँ जो टाइम चल रहा है और यहाँ जो टाइम चल रहा है उसमें आपको 34 मिनट का क्या होगा, अंतर देखने के लिए। बात करते हैं मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों के बारे में। यानी कि मध्य प्रदेश से कितने स्टेट हैं भारत के जो क्या करते हैं, अपनी सीमा साझा करते हैं। वैसे तो ये आप लोग देखेंगे इसको मैप के द्वारा, चलिए मैप के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि मध्य प्रदेश से कौन से राज्य हैं वो जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो बात करेंगे पहले किसकी, उत्तर प्रदेश की। ठीक, इधर अपना कौन सा हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है, इसके बाद में इधर अपना गुजरात, महाराष्ट्र और लास्ट में अपना कौन सा रहेगा, छत्तीसगढ़। कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचा देना। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा भी 1 2 3 4 5 राज्यों की सीमाएं क्या लग रही है, अपने मध्य प्रदेश से लग रही है। ठीक, यानी कि 5 राज्य ऐसे हैं जो अपने मध्य प्रदेश से सीमाएं क्या करते हैं, साझा करते हैं। यहाँ पता है एक कॉन्सेप्ट सामने आता है। क्या कॉन्सेप्ट सामने आता है कि सर ये मध्य प्रदेश हो गया, ये अपना छत्तीसगढ़ हो गया, ये अपना उत्तर प्रदेश हो गया। अब देखना आप बेटा, यहाँ पर पता है सिंगरौली पड़ेगा एक जिला। क्या पड़ेगा, सिंगरौली जिला पड़ेगा आपके लिए। ये क्या काम करता है मालूम है, ये उत्तर प्रदेश की सीमा और छत्तीसगढ़ की सीमा यहाँ क्या होती है, टच होती है। तो सिंगरौली जिला क्या कर रहा है, 2 राज्यों के साथ सीमाएं साझा कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, आपके लिए प्रश्न भी यहीं से बनेगा कि 2 राज्यों से सीमाएं साझा करने वाला जिला कौन सा हो जाएगा। तो उसका आप आंसर कर दोगे बड़ी ही खुशी से, सिंगरौली। इसके बाद में सेकेंडली आपके लिए मिलेगा राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लिए। यहाँ आपको थोड़ा सा और एडवांस लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आते हैं 2 जिले। पहला पड़ जाएगा मुरैना, जो कि राजस्थान में भी आता है, राजस्थान की सीमा से भी टच कर रहा है और उत्तर प्रदेश की भी सीमा से टच कर रहा है। दूसरा आ जाएगा बेटा आपके सामने क्या, शिवपुरी। ये भी क्या कर रहा है, इधर राजस्थान से टच हो रहा है, इधर उत्तर प्रदेश से टच हो रहा है। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए अभी हम बात करेंगे किसको लेकर के, राजस्थान और गुजरात को लेकर के। किसको, राजस्थान और गुजरात को लेकर के। तो अभी आप लोग देखेंगे राजस्थान और गुजरात की सीमा, इनकी भी कहीं ना कहीं, राजस्थान और गुजरात की सीमा यहन की भी क्या कर रही होगी, कहीं ना कहीं सीमा टच कर रही होगी। तो इसके लिए क्या आ जाएगा बेटा, झाबुआ। ठीक, झाबुआ जिला ऐसा है जहां पर क्या होता है, राजस्थान और गुजरात की सीमा क्या करेगी, आपस में टच करती है। तो अभी हम लोगों ने बात की सिंगरौली के बारे में, फिर इसके बाद में बात की झाबुआ के बारे में, फिर इसके बाद में जो आएगा नंबर वो आएगा बेटा किसका, अलीराजपुर का। किसका आ जाएगा, अलीराजपुर। सर ये किस किस के साथ में सीमाएं साझा कर रहा है, तो ये कर रहा है बेटा गुजरात के साथ में और महाराष्ट्र के साथ में। ठीक है, इधर अपना क्या आ जाएगा, बालाघाट आ जाएगा। ठीक, कौन सा पड़ जाएगा इधर, बालाघाट।
बालाघाट क्या कर रहा है? तो बालाघाट जो है आपके महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा है वो ये साझा कर रहा है। ठीक है ना, क्लियर है? कोई डाउट आप लोगों को? तो यानी कि आप लोगों के सामने अभी कितने जिले आ गए? आप लोगों के सामने भी 4 या 5 जिले आ गए हैं जो क्या कर रहे हैं, अदर स्टेट के साथ में सीमाएं क्या कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं। तो उनको एक बार थोड़ा सा देख लिया जाए। जैसे कि पहला कॉन्सेप्ट हो जाएगा, देखिए अभी हम लोग एक सीरियल में देख लेते हैं कि कौन सा जिला किस किस राज्य से लग रहा है। सिंगरौली बेटा ये जो कार्य कर रहा है किस किस के बीच में, छत्तीसगढ़ प्लस उत्तर प्रदेश। ठीक है, दूसरा अपने पास कौन सा हो जाएगा बेटा, मुरैना और शिवपुरी। ये क्या कर रहा है, ये अपना राजस्थान प्लस उत्तर प्रदेश के साथ में लग रहा है। बात कर ली जाए किसकी, झाबुआ की, तो ये जो है अपना राजस्थान प्लस गुजरात। इसके बाद बात करेंगे किसकी, अली राजपुर। तो अली राजपुर आप लोगों को मालूम है ना, गुजरात प्लस महाराष्ट्र। ठीक है, लास्ट आ जाएगा अपने पास में क्या, बालाघाट। तो बालाघाट में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र प्लस क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों के सामने क्या होगी, सामने आ रही है। इसके बाद में जो है ठीक है, तो आप लोगों ने देखा अभी कि हमारे पास कितने ज़िले आ चुके हैं, सिंगरौली, मुरैना, शिवपुरी, झाबुआ, अलीराजपुर, बालाघाट, यानी कि 6 ज़िले ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, 2 राज्यों के साथ सीमाएं साझा कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों को देखने के लिए और मिलती है कि मध्य प्रदेश में जो है कितने ज़िले हैं जो ज़िलों से दूसरे ज़िलों से टच में आ रही हैं। जैसे कि अगर बात कर ली जाए यूपी की, तो सबसे अधिक मध्य प्रदेश के ज़िले 13 ज़िले मध्य प्रदेश के हैं जो उत्तर प्रदेश से लगते हैं। राजस्थान की अगर बात कर ली जाए तो 10 ज़िले। ठीक, गुजरात की अगर बात कर ली जाए तो 2 ज़िले। महाराष्ट्र की अगर बात कर ली जाए तो 9 ज़िले। और छत्तीसगढ़ की अगर बात कर ली जाए तो 7 ज़िले जो हैं वो सीमाएं साझा कर रहे हैं दूसरे राज्यों के साथ में। इसके साथ में एक चीज़ और है, 15 ज़िले मध्य प्रदेश के 15 ज़िले ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, किसी भी राज्य के साथ में सीमा साझा नहीं कर रहे। मध्य प्रदेश के बारे में इतना तो हमने जान लिया। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह के बारे में। दोस्तों, आप लोगों ने मध्य प्रदेश की सारी बुक्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो बुक्स आती हैं उनमें आप लोगों ने देखा होगा कुछ इस प्रकार का चित्र रहता है। मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह जो हमारे द्वारा है, इसमें आप लोग देखेंगे कि 24 स्तूप हैं इसमें। सबसे पहले इसमें एक इस प्रकार से जो गोल गोल आकृति बनी हुई है
इसमें जो है 24 स्तूप लिए गए हैं। इसके बाद में आप लोग देखेंगे एक व्रत इसमें क्या है बनाया गया है। एक व्रत मिलेगा इसमें जो क्या है असीम संभावनाओं का प्रतीक है। उसके बाद में फिर आपको लिखा मिलेगा मध्य प्रदेश शासन और नीचे लिखा मिलेगा आपको सत्यमेव जयते। मध्य प्रदेश शासन सत्यमेव जयते। देन आप लोग देखेंगे इसमें एक गेहूं की बाली और धान की बाली है। एक बरगद के वृक्ष का पेड़ है। इधर आप लोग देख पा रहे होंगे ये क्या है अशोक का सिंह स्तंभ है। तो इसको जो है मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह के तौर पर क्या किया गया है अपनाया गया है। आज की क्लास में हम लोग इतना ही समझेंगे। इसके आगे की बात नेक्स्ट वीडियो में की जाएगी। और चूँकि हमारा चैनल अभी यूट्यूब पर नया नया है तो आप लोगों से प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को हमारी मेहनत दिख रही हो, कंटेंट प्लस समझाने का तरीका अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, है ना। अपने सभी दोस्तों को बताएं और अपना सपोर्ट दें ताकि हमारा चैनल ग्रो करें। और उसी के साथ में हम लोग आप लोगों तक और भी इंटरेस्टिंग तरीके से मध्य प्रदेश के बारे में जो है समझाएंगे और इसकी सारी क्लासेस को लेंगे और आने वाले एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते रहें। मध्य प्रदेश में एमपी पुलिस का एग्ज़ाम आने वाला है, पटवारी का एग्ज़ाम आने वाला है और रिसेंटली एमपी पीएससी के बारे में भी जानकारी मिल रही है कि सडनली उसकी भी सारे रिजल्ट आ जाएंगे और कहीं ना कहीं उसका भी जो है नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है जल्दी ही देखने के लिए हमें मिलेगा। तो तैयारी करते रहिए, समझते रहिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो देखने के बाद में आप लोगों को कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।